नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह कि प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब तक 13.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 2 दिन बाद मौनी अमावस्या है। 29 जनवरी को महाकुंभ में 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। हालांकि सरकार ने 12 करोड़ श्रद्धालुओं के हिसाब से प्रबंध किए हैं, लेकिन इसके बाद भी भक्तों की भारी भीड़ को संभालना एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बहुत सारे भक्त 2 दिन पहले ही प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ आज दिन भर प्रयागराज में रहे, अधिकारियों के साथ मीटिंग्स की, महाकुंभ के सबसे बड़े अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा लिया। आज अमित शाह ने भी पूरे परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई, शंकराचार्यों का आशीर्वाद लिया। किरण रिजिजू, हेमा मालिनी, स्वामी रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे तमाम जाने पहचाने चेहरे महाकुंभ में पहुंचे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सबकी आस्था और श्रद्धा पर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। खड़गे ने पूछा, महाकुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? खड़गे ने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर गरीबों को लूटा जा रहा है। खड़गे ने कहा कि अमित शाह कितनी भी डुबकी लगा ले, इनका भला नहीं होने वाला। कांग्रेस के एक और नेता हुसैन दलवाई ने कहा, महाकुंभ में सिर्फ दिखावा हो रहा है, अमीर और गरीब के बीच फर्क किया जा रहा है, वहां जबरदस्त मिसमैनेजमेंट है, गंगा स्नान से बीमारियां फैल सकती हैं। महाकुंभ के आयोजकों को हज यात्रा से सीखना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को मिर्ची क्यों लगी? इन नेताओं को महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं ने क्या जवाब दिया? प्रयागराज में भक्तों के सैलाब की तस्वीरों ने क्या संदेश दिया? धर्माचार्यों ने क्या कहा? और मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए किस पैमाने पर तैयारियां की गई हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। शुरुआत करते हैं महाकुंभ की आज की शानदार तस्वीरों से। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, करीब 10 बजे की। प्रयागराज में जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, कहीं कोई झगड़ा, कोई झंझट नहीं हुआ, कोई नाराज नहीं हुआ। सिर्फ भक्ति से, ओतप्रोत खामोशी से संगम के तरफ बढ़ते श्रद्धालुओं के जत्थे दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज की सड़कों से लेकर गंगा पर बने पॉन्टून ब्रिजेज तक हर जगह श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें दिखाई देती हैं। किसी को कोई जल्दी नहीं है। अगर घाटों पर ज्यादा भीड़ हो जाती है तो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भक्तों को बड़े प्यार से समझाते हैं, आगे रास्ता बंद है, इंतजार कर लीजिए, थोड़ी देर बाद फिर खुलेगा। तो श्रद्धालु पॉन्टून ब्रिज पर खड़े होकर शांति से आगे बढ़ने का इंतजार करते हैं, भजन गाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अब आदिवासियों को छोड़कर सभी समुदायों के लिए शादी, तलाक, बच्चों को गोद लेने और उत्तराधिकार वसीयत के कानून एक समान होंगे। उत्तराखंड में यूसीसी के जरिए देश में पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को भी लीगलाइज कर दिया गया है। नया कानून लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में लिव इन में रहने वाले कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर वो अलग होते हैं तो उसकी जानकारी भी प्रशासन को देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चे को वैध माना जाएगा, उसको पेरेंट्स का नाम मिलेगा, पेरेंट्स को बच्चे की जिम्मेदारी उठानी होगी। आजादी के बाद कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था, जिसे आज पूरा कर दिया गया। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में न कोई एक पत्नी के रहते दूसरी शादी कर सकेगा, न बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन में रह सकेगा। उत्तराखंड में 2010 के बाद जिन लोगों की शादी हुई है, उन्हें शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, उन्होंने जनता से किया गया वादा पूरा कर दिया है। अब से उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड डे के रूप में मनाया जाएगा। हरिद्वार में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के घर पर खुलेआम फायरिंग करने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन 14 दिन के लिए जेल भेज दिए गए हैं।
उमेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि दोनों नेताओं के कारनामे और उनकी तस्वीरों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। उन्होंने काम ही ऐसा किया। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन ने कल अपने समर्थकों के साथ हरिद्वार में खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के घर पर हमला बोल दिया था। कई राउंड फायरिंग की थी। यह गुंडागर्दी सरेआम पब्लिक के बीच की गई थी। इसके वीडियो भी खूब सर्कुलेट हुए। जिस वक्त उमेश कुमार के घर पर हमला हुआ वो घर पर नहीं थे, लेकिन जैसे उन्हें खबर मिली तो उमेश कुमार भी अपने सपोर्टर्स के साथ प्रणब सिंह चैंपियन के घर बदला लेने पहुंच गए। हाथ में पिस्तौल लेकर प्रणब सिंह के घर की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस फोर्स मौजूद थी, इसलिए उमेश कुमार को रोक दिया गया। इसके बाद उमेश कुमार की वाइफ ने बीजेपी के प्रणब सिंह चैंपियन और उनके सपोर्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने चैंपियन को अरेस्ट कर लिया और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। हालांकि जेल जाते वक्त प्रणब सिंह चैंपियन ने कहा उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं, सम्मान के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस मामले में शामिल दोनों लोग राजनीति में अपराध के सिंबल हैं। वैसे तो कानून बनाने वालों की जमात में शामिल हैं, पर दोनों कानून तोड़ने में माहिर हैं। दोनों अपनी तड़ी, अपनी ताकत दिखाने के लिए गोली और बंदूक का सहारा ले रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दिल्ली के चुनाव कैंपेन की। आज अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा बीजेपी चुनाव जीतने के लिए दिल्ली के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना के पानी को जहरीला कर रही है। हरियाणा की तरफ से दिल्ली जो पानी आता है, यमुना के उस पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ती जा रही है और यह जानबूझकर किया जा रहा है। फैक्ट्रियों के गंदे पानी को यमुना में मिलाया जा रहा है। इस वजह से दिल्ली के 3 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर आ गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि अमोनिया का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो दिल्ली की 30% पॉपुलेशन को पानी नहीं मिल पाएगा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासत हुई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दलित विरोधी बताया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाने की मांग की। असल में कल अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट में लगी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश हुई थी। वहां रखी संविधान की कॉपी को जलाया गया। हैरान करने वाली बात है कि जिस जगह डॉक्टर अंबेडकर की स्टैच्यू लगी हुई है, वहां से कोतवाली थाना सिर्फ 100 कदम की दूरी पर है। चलते चलते एक अच्छी खबर आपको बता दूं, कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल से फिर शुरू हो जाएगी। भारत और चीन के बीच मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमति बन गई है। 2020 में गलवान के संघर्ष के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज इसे फिर से शुरू करने पर बात हुई। असल में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग में विक्रम मिस्री ने वहां के फॉरेन सेक्रेटरी सुन वीडोंग से मुलाकात की। इसी मीटिंग में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स बहाल करने पर सहमति बनी। पिछले साल अक्टूबर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिसएंगेजमेंट के बाद से भारत और चीन आपसी रिश्ते नॉर्मल करने के प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की थी और दोनों नेता आपसी संबंध नॉर्मल करने पर राजी हुए थे। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल चीन के दौरे पर गए थे और अब विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बीजिंग में चीन के फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात करके कुछ बड़े फैसले और अच्छे फैसले किए हैं।